नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि एचएएल की तरफ से अभी तेजस की लीड इन फाइटर टेनर वेरिएंट यानी कि लिफ्ट वेरिएंट को मलेशिया को ऑफर किया गया था और इस टेंडर में तेजस की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन अभी कुछ डिफेंस साइट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो अभी ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को भी तेजस को ऑफर कर रहे हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने फ्यूचर लीड इन फाइटर टेनर एयरक्राफ्ट के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें एचएएल भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी फाइटर जेट को ढूंढ रही है जिसको एडवांस लेवल की पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके और साथ ही इसमें वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी भी मौजूद होना चाहिए ताकि एक्चुअल फाइटर जेट में जाने से पहले पायलट्स को अच्छे तरीके से वेपन हैंडलिंग टेक्निक को सिखाया जा सके। इस टेंडर के अंदर अभी तेजस के अलावा वीआई सिस्टम की तरफ से अपनी हॉक जेट को ऑफर किया जा रहा है, बोइंग की तरफ से अपनी T-7A रेडॉक फाइटर जेट को ऑफर किया जा रहा है और लियोनार्डो की तरफ से अपनी M346 एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है। और अगर ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें तेजस काफी हद तक फिट होने वाला है और अपने बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ये एक बेहतर चॉइस होने वाला है। एचएएल की तरफ से बताया गया कि जैसे ही तेजस MK-1A की प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा उसके तुरंत बाद ही वो लिफ्ट प्रोग्राम को तैयार करने की कोशिश करने वाले हैं और इससे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी फुल्ली सपोर्ट किया जा रहा है, जिस वजह से इसमें ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। हालांकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस टेंडर के लिए रिक्वेस्ट पर प्रपोजल को इशू नहीं किया गया, लेकिन एचएएल को उम्मीद है कि अगर वो जल्दी से ही तेजस की लिफ्ट वेरिएंट को डेवलप कर पाते हैं तो वो इसको आगे चल के ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला अपडेट भी तेजस को लेके है। जैसे कि अभी हम तेजस को मलेशिया को एक्सपोर्ट करने के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुका है कि मलेशिया तेजस को सिलेक्ट करने वाला है, क्योंकि अभी एचएएल की तरफ से MMTC यानी कि मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि MMTC के साथ एचएएल किस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा है और इसका तेजस की एक्सपोर्ट के साथ क्या लेना देना होने वाला है। शायद आपको ये बात पहले भी पता होगा कि भारत काफी बड़ी मात्रा में पाम ऑयल को इंपोर्ट करता है और शायद दुनिया में भारत सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है और ये ऑयल मलेशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। एक तरीके से इसको आप मलेशियन इकोनॉमी की एक मेजर पार्ट भी कह सकते हैं। जब मलेशिया की तरफ से अपनी फाइटर जेट की टेंडर को फ्लोट किया गया था, उस दौरान वो फाइटर जेट के बदले पैसे ना देकर पाम ऑयल को सप्लाई करने की कंडीशन रख रहे थे, जिससे उनको सीधे तौर पर उनकी कैपिटल को इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। अब ये कंडीशन आने के बाद बाकी सभी देशों के लिए इस टेंडर में सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री पाम ऑयल को प्रेफर नहीं करते और अगर करते हुए तो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जेट के बदले पैसे ना लेकर पाम ऑयल को खरीद सके। पर अगर भारत की बात करें तो हमारे पास पाम ऑयल का काफी डिमांड रहता है और अगर मलेशिया हमको तेजस के बदले पैसे ना देकर पाम ऑयल को देना चाहता है तो इससे भारत को भी खास परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा डिमांड काफी अच्छा। और अगर मलेशिया यहाँ पर तेजस को खरीदता है और पेमेंट के तौर पर वो पैसे ना देकर पाम ऑयल को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो उनको सीधे तौर पर एचएएल खरीद नहीं सकता और इससे एचएएल को डायरेक्ट फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एचएएल पाम ऑयल खरीद के उनको बेचने की बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो अभी MMTC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, जो कि मलेशिया से पाम ऑयल को खरीदेगी और तेजस के बदले जो भी पाम ऑयल को सप्लाई किया जाएगा उसका जो भी पैसा होगा उसको एचएएल के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर ये बात सच है तो आप मान के चल सकते हैं कि 95% से भी ज्यादा चांसेस रहने वाला है जहां पर मलेशिया अभी तेजस को ही सिलेक्ट करने वाला है। अगला अपडेट भी डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके, और आज तो बैक टू बैक 3 ऐसे अपडेट सामने आ चुके हैं जिसमें भारत कोई ना कोई डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के बारे में बात कर रहा है और ये अपडेट भी एचएएल के साथ ही जुड़ा हुआ है। दरअसल एचएएल की तरफ से अब ये बताया गया कि फिलीपींस की कोस्ट गार्ड की तरफ से अभी एचएएल से ध्रुव हेलीकॉप्टर डोनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। आप सबको ये बात पहले से ही शायद पता होगा कि ध्रुव हेलीकॉप्टर को अभी हाल ही में एचएएल की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था और इसकी एक मरीन वेरिएंट को डेवलप किया गया था, जिसको स्पेशली कोस्टल सर्वेलेंस के लिए या सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके या फिर मेडिवेक रोल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा।
और ऐसे 16 हेलीकॉप्टर के लिए हाल ही में ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी अभी शुरू हो चुकी है। और दोनों एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसको काफ़ी पहले से इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच फिलीपींस की तरफ से अभी HAL को 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर और 8 डोनो 228 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और इसको खरीदने के लिए वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और फिलीपींस की कोस्ट गार्ड का कहना है कि उनका भी 5 टन क्लास के हेलीकॉप्टर की जरूरत है, जो कि मल्टीरोल हेलीकॉप्टर होनी चाहिए, जिसमें वेदर रडार के साथ साथ बॉम्बे बकेट, इमरजेंसी फ्लोटिंग सिस्टम और लाउड स्पीकर सिस्टम मौजूद होना चाहिए। और इनको वो सर्वेलेंस के लिए या फिर पेट्रोल के लिए या फिर सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि इसी महीने की 10 तारीख को भारत अपनी पहली मिसाइल ट्रैकिंग शिप को कमीशन करने वाला है, जिसका नाम INS ध्रुव था। और आज इसी से रिलेटेड कुछ और अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया कि भारत की पहली फ्लोटिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज की अभी सी ट्रायल को शुरू किया जाएगा। दरअसल दोनों अलग अलग वेसल है, जिनमें से एक को मिसाइल को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरे को मिसाइल को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है और आगे चल के इसे हमारे मिसाइल्स को टेस्ट करने के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्मली अभी जब हमको किसी मिसाइल को टेस्ट करना होता है तो उनको बालेश्वर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से उसको टेस्ट किया जाता है, लेकिन ये शिप शामिल होने के बाद इनको डीप सी में ले जाके वहां से टेस्ट किया जा सकता है। इस शिप की सी ट्रायल अभी इसी महीने के अंदर ही शुरू होने वाली है और आगे चल के आने वाले 2 महीनों के अंदर इसको नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। सेम क्लास की अभी भारत 4 शिप्स को बनाने की कोशिश कर रहा है और इनको कमीशन करने के बाद हमारी जो भी मिसाइल टेस्टिंग होने वाली है उन सभी को सी में ले जाकर मेनलैंड से लगभग 1500 किलोमीटर डिस्टेंस पर टेस्ट किया जाएगा, जिससे हमारे मेनलैंड की पॉपुलेशन के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार टेस्टिंग के दौरान जो डेब्रिज वगैरह गिरती है तो वो आसपास के गाँव में जाके गिर जाता है, जिससे लोग काफी परेशान होते हैं। और रिसेंटली 1-2 सालों के अंदर ये हादसा 2-3 बार हो चुका है। तो अभी ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फ्लोटिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज को बनाने का प्लान किया गया था। अभी जिस शिप की सी ट्रायल को किया जाने वाला है, इसका नाम INS अन्वेष होने वाला है और इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 9000 टन के आसपास होने वाला है। और आगे चल के ये भारत की मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अलग ही दिशा में ले जाने वाला है। और अभी हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है उसकी फेज 2 के ट्रायल को भी इसी से करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। कुछ लोग इसके बारे में सवाल कर रहे थे, जिस वजह से हम अभी इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी रशिया से एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा है। और जब हमारे नेवी चीफ रशिया के गश्त पर गए हुए थे, उस दौरान 2 न्यूक्लियर एसेसन को रशिया से लीज पर लेने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया था। अब सबसे पहले 2019 में ही भारत और रशिया के बीच एक और न्यूक्लियर एसेसन को लीज पर लेने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत किया जा रहा था, जिसकी कीमत लगभग $3 बिलियन था। और इस सबमरीन को भारत को 2026 तक डिलीवर करने की बात की गई थी। इस सबमरीन का नाम INS चक्र 3 होने वाला था और इसमें INS चक्र 2 के मुकाबले काफी बेहतर ऑफेंसिव पावर होने वाला था और बेहतर वेपन भी इसमें मौजूद होने वाले थे। और सेम क्लास के एक और एसेसन को अभी लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जो कि मे बी 2028 तक इंडियन नेवी को डिलीवर किया जा सकता है। यानी कि 2028 तक हमारे पास 2 न्यूक्लियर एसेसन मौजूद होने वाले हैं और इनको इंडियन नेवी अपने 2-2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एक-एक करके डिप्लॉय करने वाला है। यानी कि INS विक्रांत के साथ जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रहेगा उसमें एक एसेसन मौजूद रहेगा और विक्रमादित्य के साथ भी एक एसेसन मौजूद रहेगा। पर साथ ही भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की एसेसन को भी डेवलप किया जा रहा है और 2030 तक इंडियन नेवी में सबसे पहली न्यूक्लियर एसेसन को शामिल करने का प्लान किया गया है। इसी वजह से अभी कुछ लोगों का मानना है कि भारत अभी जो सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, इसके बदले भारत चाहे तो यहाँ पे 3 एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को ले सकता है, क्योंकि 2022 के बाद कलवरी क्लास के सबमरीन की प्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला है और हमें वैसे भी सबमरीन की अभी काफी जरूरत है। और अगर अभी भारत एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए ऑर्डर को प्लेस करता है तो 2025 तक इनको भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। जबकि अगर हम रशिया से यहाँ पे 2 न्यूक्लियर सबमरीन के लिए ऑर्डर को प्लेस करते हैं और 2 सबमरीन को यहाँ पे लीज पर लेते हैं तो हमें सबसे पहली सबमरीन को 2026 में डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद दूसरी सबमरीन को 2028 के आसपास डिलीवर किया जाएगा।
और इनको लीज पर लेने के लिए हम जितना पैसा पे करने वाले हैं उतने में हम आराम से 6 कन्वेंशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को बना सकते हैं। और अगर 2030 तक हम खुद की न्यूक्लियर एसेसन को बनाने वाले हैं तो 2028 में एक और एडिशनल न्यूक्लियर एसेसन को नेवी में लीज पर लेके शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे देखा जाए तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इकोनॉमिकली में भी एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को लेना हमारे लिए सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। लेकिन कन्वेंशनल सबमरीन की रेंज लिमिटेड होती है और इनको रेगुलर इंटरवल में सरफेस में आना पड़ता है, जिस वजह से इनकी स्पॉट होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। जबकि न्यूक्लियर सबमरीन की रेंज अनलिमिटेड होती है और इनको रेयरली सरफेस में आना पड़ता है, जिस वजह से ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ अगर हमको सच में 2028 तक सेकेंड न्यूक्लियर एसेसन को डिलीवर किया जाता है और भारत 2030 तक अपनी एसेसन को नेवी में शामिल करने वाला है, जिससे अभी नेवल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, तो हमें एक और न्यूक्लियर सबमरीन को यहाँ पे लीज पर लेने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। और उसी पैसे से हम या तो अपनी खुद की एसेसन की डेवलपमेंट पर लगा सकते हैं या फिर एडिशनल AIP सिस्टम वाले कलवरी क्लास के सबमरीन को बनाने में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है और वो ये है कि क्या हम सच में 2030 तक खुद की एसेसन को बनाने वाले हैं। अगर हाँ, तो हमको एक और एसेसन को यहाँ पे लीज पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी कन्वेंशनल AIP सबमरीन से हमारा काम चल जाएगा। और उसके बाद 2030 के आसपास हमारे दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 2 एसेसन मौजूद रहने वाले, जिनमें से एक INS चक्र 3 होने वाला है और एक हमारा खुद का एसेसन होने वाला है। और वैसे भी 2032 तक भारत 3 एसेसन को बनाने वाला है, तो 2028 में एक और एडिशनल एसेसन को लीज पर लेके इंडक्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।